स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के स्टूडेंट का क्लास लेने जा रहे हैं। आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया है, जिसमें मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में बताया गया और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी 2 साल से आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, लेकिन अब आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ओमआर शीट पर, जिसमें 50 या 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। तो जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और आपको जो क्वेश्चन सेटअप होगा वो बेसिक कंसेप्ट से ही मिलेगा। इसलिए अब थोड़ा सा पढ़ाने का मेथड जो है वो चेंज हो गया है। हम लोग बेसिक पर फोकस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन वो हमारे लिए इंजीनियरिंग का टेस्ट वगैरह में फायदा होगा। 11 क्लास का इंटर एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन क्लास में हम लोग दोनों देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आज हम आपको शुरू करने जा रहे हैं 11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट। सेट क्या है? यह मॉडर्न अलजेब्रा का, मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। आधुनिक गणित का एक शाखा है जिसको सेट कहा गया है, और ये आपको क्लास 10 तक आप इससे परिचित नहीं है। इसे क्लास 11 में इंट्रोड्यूस किया गया है। सेट कहां से आता है? जैसे आप समझिए, छोटा सा एग्जांपल, आप किसी दुकान में जाते हैं, ग्रोसरी के दुकान में। अगर दुकानदार अपने सारे सामान को बिखेर कर रखता है और कोई ग्राहक उसके पास आता है, वो कहता है कि हमें एक कोलगेट का टूथपेस्ट चाहिए, तो उसे उस कोलगेट का टूथपेस्ट खोजने में काफी समय लग सकता है। लेकिन यदि वह दुकानदार अपने दुकान के रेक में सारे सामानों को अरेंज करके रखता है, यानी सारा टूथपेस्ट एक साथ, सारा मसाला का पैकेट एक साथ, सारे साबुन का पैकेट एक साथ को सजा के सेट के रूप में रखता है, तो उसे अपने ग्राहक को सामान देने में सुविधा होती है। तो यहीं से एक शब्द निकलता है सेट। सेट क्या है? ये एक कलेक्शन है। कलेक्शन आप लोग समझते होंगे, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह। बहुत चीजों को एक साथ जमा करना कलेक्शन कहलाता है। अब ये कलेक्शन जो है 2 तरह का होगा। एक कहलाता है वेल डिफाइंड, और दूसरा नॉट डिफाइंड। इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को समझेंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। तो हमारे सामने, यानी पूरे यूनिवर्स में जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हम देख रहे हैं, जिसमें जान है, जिसमें जान नहीं है, ये सारा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को एक शब्दों में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आप इसका डिफिनेशन भी समझ सकते हैं। एवरी थिंग in the universe, यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ? पूरा ब्रह्मांड। which is लिविंग मतलब जिसमें जान हो, और नॉन लिविंग
is called an object। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट पर हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि आगे जो हम डिफिनेशन आपको देंगे सेट का, वो ऑब्जेक्ट के रूप में देंगे। तो ऑब्जेक्ट में जैसे आ गया पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, है, टेबल, कुर्सी, इंग्लिश का अल्फाबेट ABC, कोई नंबर 1 2 3, ये सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित यानी जिसको हम एक परिभाषा में परिभाषित कर सकते हैं। और नॉट डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। तो आपको कलेक्शन के बारे में समझाया जा रहा है। जैसे आपको एक कलेक्शन हम दे रहे हैं, कलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया। और यहां आपको दिया जा रहा है कलेक्शन ऑफ, इसमें रीच शब्द लगा दिया गया, RICH, कलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया। देखिए यहां आपको कहा जा रहा है भारत में रहने वाले लोगों का कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइंड समझा जाएगा। वेल डिफाइंड क्यों समझा जाएगा? जैसे मान लिया एक आदमी का नाम है राम, तो इस कलेक्शन को देखकर यदि हम ये बता सके कि राम इस कलेक्शन में है या नहीं है, तो राम अगर भारत का रहने वाला है इस कलेक्शन में होगा। अगर राम इंडिया में नहीं रहने वाला है तो इस कलेक्शन में नहीं होगा। अब देखिए एक दूसरा कलेक्शन हम आपको दे रहे हैं एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ इंडिया, यानी भारत के धनी लोगों का कलेक्शन। अब आपको फिर एक नाम दिया गया, राम के बारे में पूछा गया कि राम इस कलेक्शन का मेंबर यानी सदस्य है या नहीं। अब हम नहीं बता सकते हैं कि राम इस कलेक्शन में है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ड जो आया रिच, धनी, धनी का अभी तक कोई परिभाषा नहीं बताया गया है कि कौन सा व्यक्ति धनी है या कौन सा व्यक्ति गरीब है, कौन सी लड़की सुंदर है, कौन सा जानवर डेंजरस है, इंटेलिजेंट है। यदि कलेक्शन में इन वर्ड का उपयोग किया गया हो तो वो कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। ऐसे वर्ड को मैथमेटिक्स में भेद वर्ड बताया जाएगा, जैसे ब्यूटीफुल, गुड, डेंजरस, आपका रीच, पुअर, ये सब भेद वर्ड माना जाएगा। अगर कलेक्शन में वैसे शब्द का प्रयोग किया गया है तो सेट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हम लोग आते हैं डिफिनेशन में। सेट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड
objects is called a set. समझ? तो स्टूडेंट्स, आपको सेट का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि सेट क्या है. व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है. सुपरिभाषित का कहने का मतलब क्या है कि वैसा कलेक्शन जिसके बारे में अगर कोई खास मेंबर के बारे में पूछा जाए तो हम ये आंसर दे सकते हैं कि वो मेंबर उस कलेक्शन के अंदर आता है या नहीं आता है. जैसे आपको एग्जांपल यहां दिया गया, कलेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ इंडिया, भारत में रहने वाले लोगों का संग्रह. अब अगर एक खास नाम लिया जाए मोहन, तो मोहन इस कलेक्शन में होगा यदि वो भारतीय है, मोहन इस कलेक्शन में नहीं होगा यदि वो भारतीय नहीं है. लेकिन दूसरा एग्जांपल आपको समझाया गया, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ इंडिया, भारत के सभी धनी लोगों का संग्रह. अब अगर एक खास नाम हम लेते हैं मोहन और पूछा जाए कि मोहन इस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा, तो ये बताना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि रिच शब्द जो आ गया, धनी, इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि जिसके पास 1 करोड़ है वो रिच है या जिसके पास 1000 रुपया है वो रिच है. तो सेट का परिभाषा में कुछ भेग वर्ड है जिसको नॉट डिफाइंड वर्ड कहा जाता है. VAGUE, भेग वर्ड. अगर कलेक्शन में ये सब वर्ड आ जाए, गुड, दूसरा इंटेलिजेंट, तीसरा पुअर, रीच, डेंजरस, ब्यूटीफुल, यानी कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो ये सब का कोई परिभाषा अभी तक बना नहीं है, नॉट डिफाइंड है. जैसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ योर लोकेलिटी, आपके पड़ोस के लड़कियों का समूह. अब एक खास नाम लिया गया और पूछा गया कि वो इस कलेक्शन में है या नहीं, तो आप कह सकते हैं उस कलेक्शन में है. दूसरा एग्जांपल जैसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ योर लोकेलिटी. अब देखिए इस कलेक्शन में एक वर्ड यूज किया गया, ब्यूटीफुल. तो ब्यूटीफुल कौन है? जैसे मान लिया हम एक लड़की का नाम लिए रीना. अब रीना किसी के नजर में ब्यूटीफुल हो सकती है तो दूसरे के नजर में ब्यूटीफुल नहीं हो सकती है, यानी रीना उस कलेक्शन में है या नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं. उसी तरह से जैसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक, तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेट, क्योंकि हम जानते हैं कि वीक में 7 डेज होता है. कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये सेट होगा. एक पार्टिकुलर बुक अगर हम पूछें कि इस कलेक्शन में है या नहीं है, तो अगर वो बुक मैथ का है तो उस कलेक्शन में होगा, अगर मैथ का नहीं है तो कलेक्शन में नहीं होगा. लेकिन अगर एग्जांपल दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, अब देखिए ये सेट का एग्जांपल नहीं है, ये कलेक्शन जरूर है लेकिन सेट का एग्जांपल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहां गुड शब्द का उपयोग किया गया है और मैथमेटिक्स में कौन सा बुक, किस राइटर का बुक गुड है, अच्छा है, ये हम नहीं कह सकते हैं. तो हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे. अब सेट को लिखने का 2 तरीका होता है. पहले तो इसी सेट को
जैसे हम एक सेट लिखते हैं ए 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 जो है, इस सेट का हिंदी में सदस्य कहा जाएगा, मेंबर या एलिमेंट कहेंगे। 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। किसी सेट का नेम इंग्लिश अल्फाबेट का बड़ा अक्षर से इंडिकेट किया जाएगा। तो 1 इस सेट का एलिमेंट है। 1 इज द एलिमेंट इन सेट ए। इसी को सिंबल में लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या रीड करेंगे इसको रीड करेंगे 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब अगर कोई मेंबर सेट में नहीं है तो ये जो सिंबल आपको बताया गया, इसको टेढ़ी लाइन से काट देंगे। जैसे मान लिया 8 सेट ए में नहीं है, यानी 8 सेट ए का मेंबर या एलिमेंट नहीं है, तो उसको इस तरह से पढ़ेंगे 8 डज नॉट belong to set E। तो किसी एलिमेंट को सिंबल में लिखने का तरीका ये है। अगर एलिमेंट सेट में है, मौजूद है, तो इस साइन से लिखिए। अगर मौजूद नहीं है, ये जो साइन लिखा गया है उसको टेढ़ी लाइन से काट देंगे। तो आप एलिमेंट को लिखने का तरीका समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे किसी सेट को कितने तरीका से लिखा जा सकता है। हाउ टू राइट ये सेट हम कैसे लिखेंगे? तो सेट लिखने का 2 फॉर्म होता है। पहला का नाम है रोस्टर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। टेबुलर फॉर्म, हिंदी में इसको बोलेंगे सारणी विधि। यानी वह मेथड जिसमें किसी सेट के सभी एलिमेंट को अलग अलग लिस्ट करके लिखा जाए, एक्सप्रेस किया जाए। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होगा? सारणी विधि। दिस इज द मेथड टू राइट ए सेट by listing all elements within 2 middle braces by separating comma। जैसे अभी हम एक एग्जांपल दिए हैं, इसी को सेम एग्जांपल हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 1 2 3 4 5। यानी a एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 से लेकर 5 नेचुरल नंबर है। अब इसी सेट को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे जिसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या कहता है कि वह मेथड जिसमें सेट के एलिमेंट के प्रॉपर्टी को लिख के दिखाया जाए। सेट के एलिमेंट को अलग अलग लिख के नहीं दिखाया जाए, बल्कि वह सेट जिस रूल के द्वारा, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा बना है, उसे लिख के दिखाया जाए, तो उसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। जैसे ऊपर वाला जो सेट है, इसी को देखिए, अब हम इस तरह से लिखेंगे
एक्स, दो पॉइंट लेंगे, इसको पढ़ेंगे सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन 6। ये यहां एन जो लिखा गया है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x कैसा है तो नेचुरल नंबर है, n लेस देन 6। अब ये आपको कन्वर्सन सीखना है। रोस्टर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो उसी का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन है जिसको आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में गुण प्रकटीकरण विधि भी कहा जाता है। इसका हिंदी नाम अगर जानना चाहते हैं तो इसको हिंदी में बोलेंगे गुण प्रकटीकरण विधि। तो देखिए नाम से ही आपको मेथड पता चल रहा है। वह विधि जिसमें सेट को गुण के द्वारा लिखा जाए, प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जाए, इसका हिंदी नाम है सारणी विधि। सारणी विधि यानी वह विधि, वह मेथड, लिखने का वह तरीका जिसमें सेट के सभी सदस्यों को अलग अलग लिखकर दिखाया जाए। अब देखिए दूसरा हम एग्जांपल दे रहे हैं। मान लिया सेट का नाम बी लिखे, x such that x belongs to n and x greater than equal to 3 less than equal to 10। ये कंडीशन लगा हुआ है। अब इस सेट को आपको रोस्टर में चेंज करके लिखना है। तो यहां जो लैंग्वेज है उसको समझिए कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए तो 3 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा या बराबर। x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको अगर रोस्टर में कन्वर्ट करके लिखना है तो सारे नंबर को लिख देंगे। फर्स्ट नंबर कौन आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको क्या किए, हम एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम कन्वर्ट करके दिखाए इसमें तो रोस्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं। उसी तरह दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लिया सेट का नाम सी लिखा गया। एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है, x such that x square minus 1 equal to 0, x belongs to n। ये यानी x नेचुरल नंबर होना चाहिए और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स का दो वैल्यू मिलेगा, -1 और +1। अब ये दोनों वैल्यू जो है आगे देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर
ये दोनों वैल्यू जो मिला हमको -1 और 1, इसमें -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो इस सेट में का सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा 1। आगे अगर यहां लिखा रहे z या i, तो आगे हम बताएंगे कि z जो है सेट ऑफ इंटीगर का इंडिकेशन होता है। इंटीगर आप लोग समझते होंगे, पूर्णांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 को कहा जाता है इंटीगर। तो जब यहां लिखा रहेगा i या z, तब इस सेट का दोनों मेंबर होगा, -1 भी होगा और 1 भी होगा। तो ये आपको कन्वर्सन बताया गया कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल फिर दे रहे हैं हम। एग्जांपल, सेट का नाम D से लिखा गया, x such that x is a letter of word apple। क्या है कि x सेट x का एक एलिमेंट है, और वो क्या है, तो x इज लेटर ऑफ वर्ड एप्पल। ये वर्ड जो एप्पल लिखा गया है, इसका एक अल्फाबेट लेटर है अंग्रेजी का। तो देखिए एप्पल में क्या क्या लेटर आया, ए, पी, पी, एल, ई। अब यहीं से हम आपको क्लियर कर रहे हैं किसी सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है। किसी सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा जाता है, तो इस सेट में p 2 बार आया है, इसको एक बार लिखेंगे, ए, पी, एल, ई। यानी इस वर्ड में क्या क्या लेटर है, ए है, पी है, एल है, ई है। तो इससे एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला कि रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। ये देखिए कंक्लूजन आपको याद रखना है। रिपीटेशन of element does not change the set। जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, ए कोई सेट है 1, 2, 3, 3, और बी कोई सेट है 1, 2, 3। ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो क्या बता रहे थे कि अगर किसी सेट में एक एलिमेंट एक से अधिक बार लिखा गया हो, तो दोनों सेट में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यहां आपको एग्जांपल दिया गया, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 3, और बी सेट है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3। ये दोनों सेट सेम सेट को इंडिकेट कर रहा है। ए एंड बी, ए एंड बी आर सेम सेट, सेम सेट, एक ही सेट को
इंडिकेट कर रहा है। तो ये याद रखिए कि रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। उसी तरह ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। ऑर्डर of elements does not change the set। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, और दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है बी सी ए। अब ये दोनों सेट जो है अलग अलग सेट को इंडिकेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि दोनों सेट का एलिमेंट सेम है। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन ऑर्डर जो है चेंज है। यानी सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो सेट बी का थर्ड एलिमेंट ए है। तो ये दोनों सेट इक्वल है। हियर ए एंड बी आर इक्वल सेट। ये दोनों सेट क्या है? इक्वल सेट्स है, एक ही सेट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब बेसिक चीज है, आप समझिए कि रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट, एक साथ अगर इसको याद करेंगे, रिपीटेशन एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट चेंज द सेट। अब हम लोग कुछ कन्वर्सन और भी देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, सेट का नाम ए बी सी डी कुछ भी लिखिए। एक्स कीजिए प्राइम नंबर x such that x is a prime number and x less than 80 greater than 60। इस सेट को जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है रोस्टर फॉर्म में। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसको समझिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन है, ये नंबर which has only two factor one and itself। यानी प्राइम संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका दो गुणनखंड हो, वन और अपने। या दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। अब नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 जो हम लोग जानते हैं, उसमें 1 को प्राइम नंबर नहीं कहा माना जाता है। प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 3 5 7, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे 11। तो कैसा प्राइम नंबर लेना है? जो 60 से बड़ा और 80 से छोटा हो। तो फर्स्ट प्राइम नंबर क्या मिलेगा? 61। 62 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 66 नहीं होगा। सेकेंड मिलेगा 67। उसी तरह बढ़ते जाइए, 68 69 70 नहीं मिलेगा, 71। और आगे बढ़िए 73। इसी तरह बढ़ते जाइए, कहां तक जाना है हमको? 80 तक लिखना है। 73 के बाद 74 नहीं होगा, 75 76 77 भी नहीं होगा, 78 भी नहीं होगा। कौन सा होगा? 79 होगा। ये 5 नंबर जो मिला,
61, 67, 71, 73, 79, ये सभी कैसा है? प्राइम नंबर है जो 60 और 80 के बीच में है। तो इस तरह बहुत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, आप उसको सेट बिल्डर से रोस्टर में बदलने का प्रयास करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, x such that x is a perfect square, and x less than 50। क्या डिफिनेशन दिया गया है कि x जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और लेस देन 50 होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? 1। क्यों कि 1 1 का स्क्वायर है। नेक्स्ट कौन आएगा? 4 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर होता है। तो वैसा नंबर लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो फर्स्ट मिलेगा 1, सेकेंड 4, नेक्स्ट क्या मिलेगा? 9, इसके आगे क्या मिलेगा? 16, इसके आगे 25, और आगे बढ़ते जाइए, 25 का आगे 36, और लास्ट में मिलेगा 49। ये सारा नंबर कैसा नंबर है? जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड x लेस देन 50 होना चाहिए। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है, आप उसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट। तो फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो नाम से ही क्लियर है कि वह सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सके, गिना जा सके, वैसे सेट को कहेंगे फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के लिए a इक्वल टू a b c, b सेट ऑफ वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल्स। इंग्लिश अल्फाबेट में सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स में कौन कौन सा आएगा? तो जो वॉवेल होता है, फर्स्ट वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए इसमें कितना एलिमेंट है? 5 है। तो इस तरह का सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को गिना जा सके, काउंट किया जा सके, उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो देखिए एन ये क्या हुआ? ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ऊपर में जो आपका एग्जांपल दिया गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है? 3 है। उसी तरह बी का नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है तो सिंबल समझिए एन बी, इसका यूज होगा आगे जाके, इसलिए अभी
इसको क्लियर कीजिए। एनबी मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, जो सेट का नाम दिया गया है सेट बी। सेट बी में कितना एलिमेंट है, यानी सदस्य, उसको हिंदी में बोलेंगे, दूसरे वर्ड में मेंबर्स कहेंगे। कितना सदस्य है? 1 2 3 4 5, तो एनपी कहलाएगा 5। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट का इंडिकेशन क्या होगा। तो सेट का जो नाम है उसके आगे छोटा एन लगा देंगे। दूसरा है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये भी नाम से ही परिचित है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनंत। वैसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट अनगिनत हो, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते। तो इसमें जो कॉमन सेट है उसको याद रखिएगा। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी काउंटिंग नंबर, गिनती का संख्या। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल हमेशा एन से लिखा जाएगा, और बाकी कोई पार्टिकुलर सेट है तो उसका नाम हम अपनी इच्छा अनुसार ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सब कॉमन सेट है जो हम आगे आपको बता रहे हैं। नेचुरल नंबर का सेट का सिंबल एन से लिखेंगे। इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। दूसरा है जेड, इसको आई से भी इंडिकेट किया जाता है, जेड से भी और आई से। सेट ऑफ इंटीगर्स, सेट ऑफ इंटीगर्स, इंटीगर कहा जाता है हिंदी में पूर्णांक। तो ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट, इसके साथ 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये भी कैसा सेट का एग्जांपल हुआ? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ। सेट ऑफ इंटीगर्स, पूर्णांकों का समुच्चय। दूसरा है डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर में जब एक नंबर 0 को ऐड कर दिया जाए तो जो सेट मिलेगा वो कहलाएगा सेट ऑफ होल नंबर कहलाएगा। ये 0 1 2 3 4, ये क्या कहलाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ये तीन नाम जो आपको बताया गया, एन जेड डब्ल्यू, ये कॉमन सेट है जो आगे यूज में आएगा। एक और जानिए, क्यू से इंडिकेट किया जाता है। चौथा एग्जांपल है सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसको हिंदी में बोला जाता है परमेय संख्या। परमेय संख्या का डिफिनेशन आप लोग को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p by q where q not equal to
0 and p and q are integers। वह संख्या जो p और p बाय q के फॉर्म में हो, जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ऊपर जो एग्जांपल दिया गया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी रेशनल नंबर में आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि जैसे मान लिया 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, ये p बाय q के फॉर्म में है। -3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? -3/1 p बाय q के फॉर्म में है। तो ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है। जो ऊपर में नंबर दिया गया है वो सभी क्या है? रेशनल नंबर का भी एग्जाम्पल है। तो यहां हम कुछ एलिमेंट का शो करते हैं, सभी नंबर को शो नहीं कर सकते हैं। जैसे -1, 0, 2, 2/3, -3/4, -5/-6, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। हिंदी में जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ये 4 कॉमन सेट का नाम है जो जगह जगह आपको लिखा मिलेगा, n से, z से, w से, q से। ये आप नाम याद रखें, कॉमन सेट का नाम। अब हम लोग फिर देखेंगे कुछ और स्पेशल सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, इसको हिंदी में बोला गया एकल समुच्चय। अगर हिंदी नाम आपको चाहिए तो हिंदी नाम भी आप याद रख सकते हैं, वैसे अच्छा होगा अंग्रेजी नाम याद रखना, सिंगलटन सेट। तो नेम से ही डिफिनेशन क्लियर है। वह सेट, ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो नोट कर लीजिए, ये सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is called ये सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। वह सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, एक सदस्य हो, उसको सिंगलटन सेट कहा गया। जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू e, ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इस सेट में केवल एक एलिमेंट 2 है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं, b x such that x belongs to n and x greater than 3 less than 5। देखिए ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। कैसा सेट है? जिसका एलिमेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो 3 से बड़ा, 5 से छोटा हो, 3 से ग्रेटर, 5 से स्मॉल। अब इस कंडीशन के अनुसार कौन सा नेचुरल नंबर होगा जो 3 से बड़ा, 5 से छोटा होगा? बताइए, तो कौन सा नेचुरल नंबर होगा? 4 होगा। तो ये जो एग्जांपल दिया गया बी सेट, ये भी किसका एग्जांपल है? सिंगलटन सेट का है। नेक्स्ट है
empty set, empty set। अब देखिए इसका कई नाम है। empty set, दूसरा नाम है null set, null set। इसी को हिंदी में कहा जाता है रिक्त समुच्चय। empty set को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। डिफिनेशन क्या है? ये सेट having no element is called an empty set। empty set ये आपको आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए empty set का डिफिनेशन याद रखेंगे। यानी वह समुच्चय, वह सेट जिसमें कोई सदस्य नहीं हो, एक भी सदस्य नहीं हो, वैसे सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट या नल सेट कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि ऐसा सेट कैसे होगा जिसका एलिमेंट ही नहीं हो? तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय एम्प्टी सेट को हमेशा इस अक्षर से लिखा जाता है फाई, या इस तरह सिंबल देके खाली ब्रैकेट। तो एम्प्टी सेट का नोटेशन जिस तरह नेचुरल सेट का नोटेशन हमेशा एन से लिखने के लिए बताए, उसी तरह एम्प्टी सेट का नोटेशन किससे होगा? फाई या इस तरह का होगा। जैसे आपको एग्जांपल दिया जा रहा है ए x such that x plus 1 equal to 0 and x is a natural number, क्या दिया गया कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दिया गया और बगल में एक कंडीशन लिख दिया गया कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। इसको सोल्व करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या मिला? -1। तो इस डिफिनेशन के अनुसार, प्रॉपर्टी के अनुसार इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा तो ये एम्प्टी सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाया। इसको अगर सिंबल में लिखना है तो इस तरह लिखेंगे या फाई नाम से लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? फाई। आ गया होगा समझ में? जैसे दूसरा एग्जांपल आप खुद सेट कर सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एम्प्टी सेट का बहुत सा एग्जांपल अपने से खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप यहाँ जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उस प्रॉपर्टी का यहाँ कंट्राडिक्शन दे दीजिए। कंट्राडिक्शन मतलब जो यहाँ लिख रहे हैं उसका उल्टा लिख दीजिए। जैसे देखिए अभी ये एग्जांपल जो दिया गया ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल था, इसी को हम एम्प्टी सेट में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे? x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 3, यहां आपको लिख दिया गया लेस देन 4। अब बताइए इस डेफिनेशन के अनुसार कोई एलिमेंट मिलेगा हमें? क्या कहा गया? x नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो
3 से बड़ा 4 से छोटा हो, तो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। तो आप कोई भी एग्जांपल अपने से सेट कर सकते हैं, बशर्ते कि जो डिफिनेशन बना रहे हैं उसका कंट्राडिक्शन बगल में लिख दीजिए। तो इस तरह से आज हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे डिफिनेशन ऑफ द सेट, हाउ टू एक्सप्रेस द सेट, दूसरा टाइप ऑफ सेट देखे, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। अगले क्लास में कुछ और सेट, टाइप ऑफ सेट हम लोग देखेंगे, जैसे इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे सबसेट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।